एक चीज जो कि यहाँ पे गौर करने वाली है कि पहले तो एनटीआर के कैरेक्टर का नाम लुगर दिखाया गया है, बट फिर टाइटल में इन एंड एज ड्रैगन बताया जा रहा है, जो ऐसा अजम्पशन क्रिएट कर रहा है कि एनटीआर इस फिल्म में डुअल रोल्स कर सकते हैं। बट आई थिंक कि इट कैन बी अ इवन बिगर ट्विस्ट। एक और चीज जो कि मैं कतई इग्नोर नहीं कर पा रहा हूँ, और वो है पृथ्वीराज सुकुमारन का ये अराउंड 1 साल पुराना ट्वीट, जहां ही सेड कि उनका कैरेक्टर शिव मन्नार एक दूसरे यूनिवर्स में क्रॉसओवर भी कर चुका है। व्हाट इफ वो यूनिवर्स ड्रैगन का हो। Finally, we have the first glimpse from the NTR Neil film, जिसका टाइटल होगा ड्रैगन। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी एक्सपेक्टेशंस इससे लो थी, प्राइमरली ड्यू टू द कॉन्स्टेंट रीशूट्स एंड चेंजेस एंड ऑल्सो द हिस्ट्री ऑफ NTR with मोस्टली ऑल द मूवीज। बट आई मस्ट से I found it good. From the makers of KGF Salar, not just makers, also from the sets of KGF and Salar. लेकिन मैंने ये चीज ट्रोल या रैंट करने के लिए नहीं बोली है। Yes, जो विजुअल स्टाइल है वो कहीं से भी KGF और सालार से अलग नहीं है, बट ऑनेस्टली मुझे इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है। प्रशांत नील का अपना एक विजुअल टेम्पलेट है एंड बहुत से डायरेक्टर्स का होता है। आई डोंट केयर वो डार्क कोल्ड टाइप एनवायरमेंट होते हैं, बिकॉज नील समहाउ मैनेजेस टू ऑलवेज हाइप इट अप। सालार को भी KGF रेंडिशन कहा जा रहा था एंड विजुअली इट वाज सिमिलर, लेकिन द नैरेटिव एंड स्टोरी टेलिंग ऑफ सालार वाज कंप्लीटली डिफरेंट। एंड ये सेम चीज मैं ड्रैगन से एक्सपेक्ट कर रहा हूं, बिकॉज अगेन KGF एंड खानसार के बाद प्रशांत नील सीम्स टू बी बैक अगेन विद सम क्रेजी वर्ल्ड बिल्डिंग। जिस तरह के मैजेस्टिक, रस्टी और मासिव वर्ल्ड्स प्रशांत नील क्रिएट करते हैं, जो अब ड्रैगन को मिला के तीसरी बार हो रहा है, आई थिंक आई एम कन्विंस्ड कि उनकी अपनी स्टाइल और नैरेटिव के मामले में ही इज द बेस्ट इन दिस बिजनेस। द वर्ल्ड, कैरेक्टर्स, दे डेफिनेटली मैनेज टू इंट्रीग यू। तो आखिर ड्रैगन का वर्ल्ड इस बार क्या इंट्रोड्यूस कर रहा है, स्टोरी बैकड्रॉप क्या होने वाला है, एटसेट्रा एटसेट्रा, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। Stay tuned. जो KGF की तरह जो कि बेस था रियल कोलार गोल्ड फील्ड्स पे, बट विद अ कंप्लीटली फिक्शनलाइज्ड स्टोरी, इस बार ड्रैगन में प्रशांत नील सीम्स टू गो बैक टू दैट फॉर्मेट, जहां शुरुआत होती है ब्रिटिश रूल की इंडिया से, जिसमें हमको बताया जाता है कि ब्रिटिश इंडिया में रुई, लोहे और मसालों से ज्यादा यहां उगने वाले ओपियम के लिए रूल कर रहे थे। ओपियम एक प्लांट जिससे कि अफीम बनता है। नाउ दिस इज हिस्टोरिकली एक्यूरेट, और इसका कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए एक बार थोड़ा सा रियल हिस्ट्री में जाते हैं। ब्रिटिश के आने से पहले और उनके द्वारा एक कैश क्रॉप बनने से पहले भी ओपियम कल्टिवेशन इंडिया में होता था, बट इसका यूज एज अ ट्रेडिशनल मेडिसिन होता था। इट वॉज अंटिल ब्रिटिश ने इंडिया में अपना रूल स्टैब्लिश किया एंड ओपियम कल्टिवेशन और ट्रेड को एक स्टेट स्पॉन्सर्ड एंटरप्राइज बना दिया एंड उसको मोनोपोलाइज भी कर दिया। बेसिकली पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लिया। बिहार और बंगाल टेरिटरीज को अपने कब्जे में लेने के बाद वहां पे ओपियम कल्टिवेशन को अपने कंट्रोल में ले लिया, जहां फार्मर्स को मजबूरन अपने जमीनों का एक बड़ा हिस्सा ओपियम उगाने में यूज करना पड़ता था, जिसकी वजह से आगे चल के फूड शॉर्टेज भी बहुत हुई। और इतना सब करने के पीछे का रीजन था चाइना के साथ अपने ट्रेड डेफिसिट को पूरा करना, बिकॉज ब्रिटिश को चाइना के टी, सिल्क और पोर्सलिन में काफी इंटरेस्ट था, लेकिन चाइना को इसके बदले में ब्रिटिश गुड्स ट्रेड करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, और उनके गुड्स खरीदने के लिए ब्रिटिश को सिल्वर में पे करना पड़ता था, जिसने ब्रिटिश इकोनॉमी को काफी ड्रेन किया। एंड यहीं पर ब्रिटिश को एक अपॉर्चुनिटी दिखी ओपियम में। चाइना में ओपियम एक मेडिसिनल ड्रग और साथ ही साथ एक रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में यूज होता था, और उसके साथ ही साथ एक लग्जरी आइटम नशे के लिए, जहां पे प्रॉपर ओपियम स्मोकिंग बार्स होते थे चाइना में। लेकिन 1729 में योंगजेंग एम्परर ने ओपियम के सेल और ओपियम स्मोकिंग हाउसेस को बैन कर दिया एंड 1796 तक ऑफिशियली ओपियम के इंपोर्ट्स को बंद कर दिया चाइना में, जिसने चाइना में ओपियम की स्कार्सिटी और अल्टीमेटली उसकी डिमांड को इंक्रीज किया। एंड इस चीज को ब्रिटिश ने एज एन अपॉर्चुनिटी देखा। ओपियम को चाइना में स्मगल करके उनकी हाई डिमांड्स को मीट करके उससे हाई रेवेन्यू कमाना स्टार्ट कर दिया, जो कि ब्रिटिश का दूसरा सबसे बड़ा कॉलोनियल रेवेन्यू स्ट्रीम बन गया। कॉलोनियल रेवेन्यू का मतलब है वो पैसा जिससे इंडिया में ब्रिटिश अपना रूल चला सकते हैं। सो जैसा ट्रेलर में कहते हैं कि 250 साल ब्रिटिश इस ओपियम की वजह से रह गए, ये काइंड ऑफ सच है टू सम एक्सटेंट, क्योंकि ये ओपियम उनके लिए इतना रेवेन्यू जनरेट करवा रहा था। उसके बाद मेंशन होता है कि दुनिया में ये ओपियम सबसे ज्यादा 2 जगह उगता है, एक अफगानिस्तान, दूसरा गोल्डन ट्रायंगल। एंड यहीं से प्रशांत नील की फिक्शनल स्टोरी टेलिंग स्टार्ट होती है। पहले आ जाते हैं अफगानिस्तान पे, जहां रियलिटी में इट वाज 80s एंड 90s जब वो वर्ल्ड के सबसे बड़े ओपियम कल्टिवेटर्स में से एक बने। ब्रिटिश पीरियड के दौरान दे वर नेग्लिजिबल। एंड दूसरा आ जाता है द गोल्डन ट्रायंगल, जो अफगानिस्तान के ओपियम ट्रेड में आने से पहले वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओपियम सप्लायर था। ये एक माउंटेन रीजन है जो म्यांमार, नॉर्दर्न थाईलैंड और नॉर्दर्न लाओस के बीच में आता है, जहां पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओपियम कल्टीवेशन ऑपरेशन एक वक्त पे चलता था। तो ड्रैगन के अकॉर्डिंग ब्रिटिश ने इन दोनों जगहों पे कब्जा कर लिया एंड वर्ल्ड के 95% ओपियम ट्रेड को कंट्रोल कर लिया। बट रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे प्रशांत नील की फिक्शनल स्टोरी स्टार्ट हो जाती है, तो हम उसी चीज को कंसिडर करके चलते हैं, जहां फैक्ट्स और फिक्शन का एक इंटरेस्टिंग मिक्स हमें देखने को मिलेगा। अब ब्रिटिश के इंडिया से जाने के बाद ये
ये ओपीएम ट्रेड अपेरेंटली दो सिंडिकेट्स के बीच में बट गया। पहला अफगान ट्रेडिंग कंपनी जो कि अफगानिस्तान के लिए काम करते हैं, एंड दूसरा गोल्डन ट्रेडिंग कंपनी जो कि गोल्डन ट्रायंगल के लिए काम करते हैं। जहां देखो जो अफगान ट्रेडिंग कंपनी है वो मुंबई से ऑपरेट करती है एंड गोल्डन ट्रेडिंग कंपनी कलकत्ता से। एंड ये दोनों अपने रिस्पेक्टिव जगहों से इस ओपीएम ट्रेड को अपने ओरिजिनल रीजन से फैसिलिटेट करते हैं। लेकिन अगर अफगानिस्तान और गोल्डन ट्रायंगल के पास ऑलरेडी वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओपीएम रिजर्व है तो वो इंडिया में कर क्या रहे हैं? नाउ दिस इज वेयर द पॉसिबल प्लॉट ऑफ द मूवी कम्स। जैसा ग्लिम्स में बताया गया है कि इन दोनों के बीच ओपीएम वॉर्स स्टार्ट हो गई, पर क्यों हुई? सो आई हैव अ पॉसिबल थ्योरी जो ये एक्सप्लेन कर सकती है कि अफगान ट्रेडिंग कंपनी और गोल्डन ट्रेडिंग कंपनी के बीच के कॉन्फ्लिक्ट का रीजन क्या हो सकता है। तो 1947 के बाद यानी ब्रिटिश के जाने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ स्ट्रिक्ट पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया और ओपीएम को एक मास मार्केट एक्सपोर्ट से एक हाईली रेगुलेटेड मेडिकल रिसोर्स बना दिया, जिसका एक तो प्रोडक्शन लिमिटेड था और दूसरा प्राइस बहुत कम। जहां इलीगल ट्रेड से ओपीएम 60,000 से 70,000 पर केजी बिकता था, वहीं गवर्नमेंट ने इसका प्राइस 1800 से 1900 रुपए पर केजी कर दिया था। लेकिन ब्रिटिश चली गई थी, तो आखिर अब इस चीज से नुकसान किसको हो रहा था? वेल, जब ब्रिटिश चाइना में ओपीएम एक्सपोर्ट करती थी तो वो डायरेक्टली नहीं करती थी, बल्कि पारसी और मारवाड़ी मर्चेंट्स के सिंडिकेट का यूज करती थी। एंड ब्रिटिश को फाइनेंस करवा के इन लोगों ने भी अंधा पैसा बनाया। लेकिन ब्रिटिश के इंडिया से जाने के बाद ओपीएम प्रोडक्शन बंद, उसका ट्रेड बंद एंड अल्टीमेटली इन लोगों का पैसा बनाना बंद। एंड गवर्नमेंट के ओपीएम रेगुलेट करने की वजह से एक मासिव ओपन मार्केट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई इंडिया में फॉर इलीगल ओपीएम ट्रेड। एंड इसी चीज में एंट्री होती है अफगान ट्रेडिंग कंपनी और गोल्डन ट्रेडिंग कंपनी की, जो इंडिया के इस इलीगल ओपीएम मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं और अफगानिस्तान और गोल्डन ट्रायंगल में प्रोड्यूस होने वाले ओपीएम की इंडिया में एक मार्केट क्रिएट करना चाहते हैं। बिकॉज भले ही ये लोग वर्ल्ड के 95% ओपीएम ट्रेड को कंट्रोल करते हो, लेकिन ब्रिटिश के रहते वो इंडिया में ऐसा नहीं कर पाए, बिकॉज ब्रिटिश ऑलरेडी इंडिया में खुद ही इतना ओपीएम कल्टीवेट कर रहा था। एंड इंडिया कितनी बड़ी मार्केट है ओपीएम ट्रेडिंग के लिए ये सबको पता है। एंड इस ग्लिम्स में दोनों में से एक सिंडिकेट अफगान ट्रेडिंग कंपनी के मेंबर्स हमारे सामने इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। सबसे पहले दादा सरकार जो अफगान ट्रेडिंग कंपनी के बॉस हैं। सुजय सरकार, एज द नेम सजेस्ट, ये दादा सरकार का बेटा हो सकता है या कोई और रिलेटिव भतीजा टाइप्स। बॉबी सरकार जो कि है वजीर ऑफ एटीसी, बेसिकली एक हाई रैंकिंग मिनिस्टर। एंड फाइनली वी हैव राव जो कि अकाउंटेंट है। इसके अलावा इनके कुछ और ऑफिशियल्स हैं जो इंडिया के बाहर इनके लिए ऑपरेशंस को हैंडल करते हैं, जैसे विक्टर मेंशकोव जो रशिया का इनका डिस्ट्रीब्यूटर है, एंड जनरल दुरान जो सोमालिया में इनके लिए ऑपरेट करता है, और बिले जर्जी जो इनका अफ्रीका का डिस्ट्रीब्यूटर है। एंड फिर आता है द ट्रेनर। फ्रॉम द लुक्स एंड एवरीथिंग ये काफी ग्रीमी कैरेक्टर लग रहा है, स्पेशली इसके जो स्क्वाड हमें देखने को मिलते हैं 91 डेथ्स। एंड आई जस्ट लव देयर कॉस्ट्यूम एंड आई होप भाई कि ये कुछ खतरनाक किस्म के थ्रेट साबित हो, लाइक द वे दे आर नेम्ड एंड द वे जो इनका इम्पोजिशन है, इट्स सिंपली अमेजिंग। सी ये जो प्रशांत नील एक काइंड ऑफ यूनिक विजुअल आइडेंटिटी हर एक कैरेक्टर को देते हैं अपने फिल्म में, ये चीज मुझे काफी पसंद है। इवन केजीएफ में देखो, जैसे जॉन के लोग ऐसे ड्रेस कोड फॉलो करते हैं, जो गरुड़ा के लोग अंदर केजीएफ के हैं उनका ड्रेस कोड अलग है। ही इज बेसिकली रियली वेल एट क्रिएटिंग मैड मैक्स काइंड ऑफ वर्ल्ड्स। और इन सबके दौरान बैकग्राउंड में रुक्मिणी वसंत का नरेशन चलता है, जो पॉसिबली इस फिल्म की नरेटर होने वाली है, जो जेनेसिस 1 वर्स 1 को कोट करती है। Genesis chapter 1 verse 1। बाइबल का जेनेसिस 1 वर्स 1 ये बताता है कि गॉड ने दुनिया कैसे बनाई, कि कैसे पहले लाइट बनाई, फिर स्काई एंड वाटर, फिर लैंड एटसेट्रा। नाउ दिस इज माय फेवरेट पार्ट अबाउट नील्स स्टोरी टेलिंग, कि वो कैसे एक मिथिक स्टोरी टेलिंग यूज करते हैं अपने वर्ल्ड और अपने कैरेक्टर्स को सेटअप करने के लिए। आई जस्ट लव दिस पोएटिक सिंबोलिज्म ऑफ प्रशांत नील जो उन्होंने कंसिस्टेंटली यूज किया है अपनी फिल्म्स में। जैसे यहाँ पे जेनेसिस यानी कि दुनिया का क्रिएट होना डायरेक्टली पैरेलल फॉर्म करता है प्रशांत नील के अपने इस फिल्म के वर्ल्ड को क्रिएट करने से, कि कैसे ये ओपीएम ट्रेड का जो पूरा वर्ल्ड है वो क्रिएट हुआ। एंड देन फाइनली ही यूजेस द डेविल टू सिंबलाइज द कैरेक्टर ऑफ जूनियर एनटीआर ल्यूगर, जो कि अफगान ट्रेडिंग कंपनी का असैसिन इन चीफ है। सी आई एम गोइंग टू बी ऑनेस्ट, थोड़ा सा एनटीआर यहाँ पे ऑफ लग रहे हैं मुझे, एज इफ हिज हेड इज बिगर देन द बॉडी। माइट बी ये बियर्ड की वजह से लग रहा हो, या शायद ज्यादा चिजल्ड होने की वजह से, जो कि एनटीआर के फिजिक पे सूट नहीं करता। लेकिन जो भी, लुक से भी ज्यादा कैरेक्टराइजेशन मैटर करता है। एंड अगर वो सही से हुआ तो कुछ और मैटर नहीं करता, बिकॉज कुछ भी हो एनटीआर कैन डिलीवर अगर सही डायरेक्टर उसके अंडर हो। एंड इस बार ही हैज प्रशांत नील। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एक चीज जो कि यहाँ पे गौर करने वाली है कि पहले तो एनटीआर के कैरेक्टर का नाम लूगर दिखाया गया है, बट फिर टाइटल में इन एंड एज ड्रैगन बताया जा रहा है, जो ऐसा अजम्पशन क्रिएट कर रहा है कि एनटीआर इस फिल्म में डुअल रोल्स कर सकते हैं। बट आई थिंक कि इट कैन बी अ इवन बिगर ट्विस्ट। उसके लिए अभी थोड़ा सा और आगे चलते हैं, फिर समझाता हूँ। फिलहाल यहाँ एक सीन पे मेरा ध्यान गया जहाँ एनटीआर इज वॉकिंग, एंड अगर गौर करो ये जो पत्थर का लेआउट है, जो रोड है, एंड ये मशाले लगी हैं दोनों तरफ, ये जो ट्रेनर है ये उसका अड्डा है। देखो यहाँ भी हम
वो सेम रोडवे देख सकते हैं। जैसा यहाँ लूगर को असैसिन इन चीफ बताया जा रहा है, व्हाट इफ इसकी ट्रेनिंग इस ट्रेनर के अंडर ही हुई हो एंड इट इज पॉसिबल कि 91 डेथ्स एक असैसिन ग्रुप हो जिसका चीफ लूगर हो एंड दिस सीन कैन बी अ कन्फ्रंटेशन बिटवीन द मास्टर एंड द ट्रेनी। इसके अलावा हम ऐसे यहाँ पे टैंक्स देख सकते हैं एंड इफ यू लुक क्लोजली तो ये अफगान आर्मी टैंक्स हैं। ये कलर स्कीम ये अरेबिक में लिखा हुआ। दिस पर्टिकुलर सीन अगर फिल्म के टाइमलाइन के हिसाब से जाएं तो सोवियत अफगान वॉर भी हो सकती है जो 1979 से 1989 के बीच में हुई थी, जहां सोवियत फोर्सेस ने अफगान कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का साथ दिया था मुजाहिदीन के अगेंस्ट लड़ने के लिए। नाउ हियर कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट जो कि फिल्म की स्टोरी से काफी बेहतरीन तरीके से टाई इन हो सकता है। अब सोवियत अफगान वॉर के बाद अफगानिस्तान बेसिकली डेवेस्टेट हो गया था। सोवियत फोर्सेस विड्रॉ कर गई और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट गिर गई, जिसके बाद अफगानिस्तान में ओपीएम प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ गई क्योंकि इस पीरियड में ओपीएम एक बड़ा सोर्स ऑफ इनकम बन गया अफगान के गुरिल्ला फैक्शंस को फंड करने के लिए, जो कि एक बढ़िया रीजन देता है अफगानिस्तान को इंडिया में अपना ट्रेड सेटअप करने को, जिससे कि उन्हें और पैसा आए एंड इसीलिए अफगान ट्रेड कंपनी कम्स इनटू प्ले। नाउ लेट्स जंप ऑन टू द बिगेस्ट सरप्राइज ऑफ द ग्लिम्स, दैट इज अनिल कपूर एज रघुवीर राठौड़, द चीफ ऑफ नार्कोटिक्स ब्यूरो ऑफ इंडिया, जिसने यहाँ पे जलील रहमान जो कि एटीसी का लॉजिस्टिक्स हेड है उसे अरेस्ट करके रखा हुआ है। सो जैसा ग्लिम्स खुद इंप्लाई कर रहा है कि ये जो पूरा ओपीएम सिंडिकेट है इंडिया में, ये अफगान और गोल्डन ट्रायंगल वाला, रघुवीर इज गोइंग टू बी द वन जो इनके अगेंस्ट लड़ रहा है। नाउ जैसा मैंने अभी ड्रैगन टर्म के बारे में बात करी, सो आई डोंट नो, माइट भी ज्यादा स्ट्रेच भी हो सकता है, बट व्हाट इफ कि जो जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर लूगर है, ही इज एक्चुअली एन अंडरकवर जिसको रघुवीर द्वारा ही भेजा गया है इस पूरे सिंडिकेट को अंदर से डिस्टेबलाइज करने के लिए, एंड ड्रैगन उसका कोड नेम भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ सीन में देखो ये 91 डेथ्स की फाइट लूगर से हो रही है, बट ये दोनों तो अफगान ट्रेडिंग कंपनी के हैं ना, तो आपस में लड़ाई, ओनली पॉसिबल रीजन कि भाई लूगर इनके अगेंस्ट चला गया। कुछ और भी हो सकता है, डुअल रोल भी हो सकता है, नो वन नोस, क्योंकि ये तो सिर्फ मेरी थ्योरी है। एक और चीज जो कि मैं कतई इग्नोर नहीं कर पा रहा हूँ और वो है पृथ्वीराज सुकुमारन का ये अराउंड 1 साल पुराना ट्वीट, जहां ही सेड कि उनका कैरेक्टर शिव मन्नार एक दूसरे यूनिवर्स में क्रॉसओवर भी कर चुका है। व्हाट इफ वो यूनिवर्स ड्रैगन का हो, क्योंकि यहाँ पे देखो इस सीन में शौर्यंगा ड्रिल का एक कॉल बैक भी मिलता है हमको। बट काम योरसेल्फ डाउन, एक फुल फ्लेजेड क्रॉसओवर या यूनिवर्स वाला नहीं, बल्कि एक रेफरेंस के तौर पे। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रभास का कैमियो हो जाएगा या एज सच, सिर्फ एक रेफरेंस या काइंड ऑफ एक छोटा सा सीन या कॉल बैक, जैसे कि ओजी और साहो में हुआ था। अब शिव मन्नार जिन्होंने खान सार को एक पावरफुल जगह में तब्दील किया, उनका जो रूल था वो 1947 से लेकर 1983 तक का था अंटिल हिज डेथ, जो कि पूरी तरह कोइंसाइड करता है ड्रैगन की टाइमलाइन से 1967। अब जैसा सालार में दिखाया गया है कि इंडिया में होने वाले हर इलीगल धंधे में खानसार का हिस्सा फिक्स था, इंक्लूडिंग ड्रग्स। एंड जैसा मैंने थ्योराइज किया कि अफगान ट्रेडिंग कंपनी को इंडिया में अपने ऑपरेशंस को स्टैब्लिश करना है। नाउ ये चीज क्लियरली दिखाई है कि खान सार का इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज पे कंट्रोल है, तो व्हाट इफ खान सार या हम कहें शिव मन्नार के असिस्टेंट से ही एटीसी ने इंडिया में अपना ट्रेड नेटवर्क स्टैब्लिश किया हो, जिसके बदले में एटीसी से भी खान सार को हिस्सा जाता हो। बिकॉज अगेन खान सार जहां मैप पर है उसी तरफ आगे जाके अफगानिस्तान भी है, काइंड ऑफ एक नेबरिंग वाली चीज हो सकती है। थ्योरी। बाकी यहाँ पे खत्म होता है ड्रैगन ग्लिम्स ब्रेकडाउन, जो कि ओवरऑल मुझे काफी सही लगा। एज आई सेड, भले ही विजुअली केजीएफ सलार वाली वाइब हो, पर एंड में स्टोरी टेलिंग इज ऑल दैट मैटर्स, एंड अगर वो सही से हुई, जो मुझे ऐसा फील हो रहा है, नील ने पिछली मूवीज के क्रिटिसिज्म को अकाउंट में लिया है एंड वी माइट गेट अ बेटर नैरेटिव, तो मजा आ जाएगी। बाकी तुम्हारे क्या थॉट्स हैं, तुम्हारी क्या थ्योरीज, क्या डिटेल्स है जो कि मुझसे मिस हो गई हैं, उन्हें कमेंट्स में लिख के बताना, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और हाइप पॉइंट्स देना मत भूलना। टिल देन, दिस इज योर पॉप कल्चर नेट साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।